स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, हाल ही में हम लोगों ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया, यानी कि 75 ईयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस वी सेलिब्रेटेड ऑन August 15। 25 सालों बाद हम लोग 100 साल के बन जाएंगे, यानी कि इंडिया विल बी 100 ईयर्स। इंडिपेंडेंस को 100 साल हो जाएंगे। हम सभी के दिमाग में एक सवाल है, 75 साल के बाद भी 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, स्टिल वी आर एट द लेवल ऑफ डेवलपिंग कंट्री। हम अभी भी एक डेवलपिंग नेशन है। तो हम सभी के दिमाग में एक सवाल है कि 25 साल बाद, यानी कि जब इंडिया की उम्र 100 साल हो जाएगी, क्या इंडिया एक डेवलप्ड नेशन बनेगा? इसी सवाल के साथ हम लोग हमारी चर्चा शुरू करने वाले हैं। क्वेश्चन है, डू यू थिंक इंडिया विल बिकम अ डेवलप्ड कंट्री बाय 2047? 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिली, 2047 में 100 साल हो जाएंगे, इंडिया एट 100। क्या आपको लगता है कि इंडिया एक डेवलप्ड नेशन बनेगा? अगर बनेगा, अगर हम लोग अगले 25 साल में डेवलप्ड नेशन बनना चाहते हैं, तो किन एरियाज के ऊपर हमें अर्जेंटली फोकस करना चाहिए, किन एरियाज के ऊपर हमें वर्क करना चाहिए ताकि हम लोग एक डेवलप्ड नेशन का स्टेटस पाए? तो आज हमारी चर्चा इसी सवाल से जुड़ी हुई होने वाली है। अब डिस्कशन हो क्यों रही है? देखिए, हाल ही में एक रिपोर्ट रिलीज हुई, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो है प्राइम मिनिस्टर की, EAC-PM, इन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज की इन कोलैबोरेशन विद द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस। द रिपोर्ट इज टाइटल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रोड मैप फॉर इंडिया एट 100। तो इस रिपोर्ट ने हाईलाइट किया है कि इंडिया के सामने इश्यूज क्या आ सकते हैं। इस रिपोर्ट ने हाईलाइट किया है कि इंडिया की गाइडलाइंस, इंडिया की रोड मैप क्या होनी चाहिए फॉर बिकमिंग डेवलप्ड नेशन एट 100। चलिए, इनफैक्ट मैं आपको पहले रिपोर्ट पे ले चलता हूँ। रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। दिस इज द रिपोर्ट, राइट? इस रिपोर्ट के बारे में बात कर रहा था मैं। कॉम्पिटिटिवनेस रोड मैप फॉर इंडिया एट 100, इसको डेवलप किया है इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस ने इन कोलैबोरेशन विद EAC, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर, जिसके चेयरमैन है विवेक देबरॉय। अगर हम लोग इस रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे, 150 पेजेस की रिपोर्ट है। अगर आप UPSC सिविल सर्विसेज का मेंस दे रहे हो, जो अभी सितंबर मिड में है, तो आई वुड अर्ज यू, ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस रिपोर्ट के थ्रू थोड़ा सा चले जाइएगा। ऑल्दो 150 पन्ने की रिपोर्ट है, बट थोड़ा सा स्किम थ्रू कर लीजिए। यू विल गेट अ लॉट ऑफ फॉर्डर फॉर GS पेपर 3 आंसर राइटिंग। अगर वो नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट वॉच दिस डिस्कशन, टेक सम इनपुट्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डिस्कशन, क्योंकि मैक्रो लेवल पे पूरा रिपोर्ट कवर करने वाला हूँ। इस रिपोर्ट का जो टाइटल है कॉम्पिटिटिवनेस रोड मैप फॉर इंडिया एट 100, इस रिपोर्ट की डेवलपमेंट में देखिए 3 लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। एक है माइकल ई पोर्टर एक रिनोन्ड इकोनॉमिस्ट है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के साथ। इसके अलावा क्रिश्चियन केटल्स एक ग्लोबल एक्सपर्ट है ऑन कॉम्पिटिटिवनेस एंड स्ट्रैटेजी। इसके अलावा जो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस है, उनके जो ऑनररी चेयरमैन है, दैट इज डॉक्टर अमित कपूर। इसके अलावा देयर वर अदर पीपल इन्वॉल्व, जैसे कि मैंने आपको बताया, the chairman of EAC-PM, that is Economic Advisory Council to the Prime Minister, Vivek Debroi, he was also involved. तो इस रिपोर्ट के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। Predominantly we'll talk about this report, we'll discuss what exactly has been suggested, क्या हमारी गाइडलाइंस होनी चाहिए, राइट? चलिए चर्चा शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप UPSC सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि हमारा फाउंडेशन बैच 5 अभी लाइव हो रहा है सितंबर 14 को। तो इस डेट को ध्यान रखिएगा, बैच नंबर 5। और आपको ध्यान रखना है, दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट बैच जहां पे क्लासेस चलेंगी शाम में 6 बजे। दिस इज द लास्ट इवनिंग बैच। और आप जानते हैं कि फाउंडेशन बैच इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर UPSC सिविल सर्विसेज नीड्स। इस पर्टिकुलर कोर्स को चूज क्यों करने की जरूरत है? क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव आपकी तैयारी हो जाएगी, प्रीलिम्स की, मेंस की, इनफैक्ट पर्सनैलिटी टेस्ट की भी आपकी तैयारी हो जाएगी। 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी आपको, ग्रुप मेंटरशिप मिलेगी, ज्ञानवानी सेशन मिलेंगे जहां पे आप रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स के साथ डिस्कशन कर सकते हो, उनसे सवाल पूछ सकते हो, उनसे इंटरेक्ट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी एट द प्राइस ऑफ 18,999। स्टडी IQ एंड अफोर्डेबिलिटी इज वेल नोन, लेकिन आपको एक काम करना है, यू हैव टू यूज द कोड राहुल लाइव, तभी आपको यू विल गेट द प्राइस एट 18,999। सो रिमेंबर टू एनरोल बिफोर 14 सितंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले एक सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं कि हम लोगों ने एक क्वेश्चन उठाया, सर इंडिया क्या डेवलप्ड कंट्री बनेगा? अब डेवलप्ड कंट्री का डेफिनेशन क्या होता है? डेवलप्ड कंट्री का डेफिनेशन है कनेक्टेड विथ योर GDP ग्रोथ, इट इज कनेक्टेड टू योर
योर पर कैपिटा इनकम, यानी कि आपकी जीडीपी कितनी है देश की, और पर कैपिटा इनकम आप उसको कैलकुलेट करोगे, यानी कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है थोड़ा सा आपको टफ हो जाता है उस चीज़ को अचीव करना। तो ये है वर्ल्ड बैंक का डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू जुलाई 1, 2021। ये जो नया डेफिनेशन है, लो इनकम कंट्री मतलब वो कंट्री होती है जिसकी इनकम 1046 से नीचे, यानी कि 0 to 1046। ये सारे फिगर्स आपको यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स में ही मिलेंगे। लो मिडिल इनकम कंट्री, लोअर मिडिल इनकम कंट्री मतलब जिनका पर कैपिटा इनकम जो है दैट इज 1046 to 4095। अब आपको ध्यान रखना है पर कैपिटा कैसे ढूंढ निकालते हो, राइट। पहले आप नेशनल इनकम, जीडीपी से नेशनल इनकम निकालिए, नेशनल इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड कर लीजिए, यानी पॉपुलेशन डिवाइड बाय दैट इनकम, यू विल गेट पर कैपिटा। एक इंसान का आपको इनकम मिल जाएगी। तो ये नंबर अगर रहेगा, इन नंबर के बीच में रहेंगे तो लोअर मिडिल इनकम ग्रुप रहेगा। अपर मिडिल इनकम ग्रुप के लिए यू नीड अ वैल्यू ऑफ $4096 to $12965, यानी कि अगर मुझे डेवलप्ड स्टेटस पाना है, हाई इनकम कंट्री यानी कि डेवलप्ड स्टेटस पाना है, तो आई हैव टू रीच दिस पर्टिकुलर फिगर $12,695 पर कैपिटा इनकम। एक इंसान की इनकम सालाना इतनी होनी चाहिए देश में, तब जाकर हम लोग डेवलप्ड कह पाएंगे, राइट। तो आज हम लोग कहाँ पे, राइट, वेयर आर वी स्टैंडिंग टुडे? टुडे वी आर अ लोअर मिडिल इनकम कंट्री। ये इंडिया का ग्राफ है 2012 से लेकर, यहाँ पे आपको नंबर्स दिए गए हैं कि कितना इंडिया का ग्रोथ हो रहा है इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम। 2012 में इट वाज $1346। इनफैक्ट 2020-2021 में आप नंबर देख सकते हो, 2020 में थोड़ा सा कम था, 2021 में राइट नाउ वी आर स्टैंडिंग एट $1961 पर पर्सन। यानी कि अगर हमें लोअर मिडिल इनकम कंट्री से अपर मिडिल इनकम कंट्री जाना है तो पहला टारगेट होगा 4096, यानी कि इसको ऑलमोस्ट डबल करने की जरूरत है, इंटू 2 आपको करना पड़ेगा। और अगर मुझे नंबर पहुंचना है 12965 पे, तो ये जो नंबर है अप्रॉक्सीमेटली 6 टाइम्स वी हैव टू इंक्रीज, यानी कि अगले 25 साल में हमें पर कैपिटा इनकम 6 गुना करनी पड़ेगी, तब जाकर हम लोग डेवलप बनेंगे। अब सवाल ये उठता है कि डेवलप्ड हम लोग कैसे बन सकते हैं। ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट ने हाईलाइट किया है एक इशू जिससे कि हम लोग बन सकते हैं डेवलप। एक इशू जो हमारे साथ है इकोनॉमी में, कॉम्पिटिटिवनेस का। यहाँ पे इनका जो सजेशन है वो है कि इंडिया अगर अपनी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाएगा, इफ इंडिया बिकम्स मोर कॉम्पिटिटिव, देन वी माइट बी एबल टू अचीव द डेवलप्ड नेशन स्टेटस। अभी फिलहाल अगर हम लोग हमारे लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में अगर हम लोग देखें तो दीज आर द कंट्रीज, आप देख सकते हो मॉरिशियस, श्रीलंका, बांग्लादेश, कोरिया, पोलैंड, म्यांमार, चाइना। तो इंडिया स्टैंड समवेयर हियर इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस। अब ये कॉम्पिटिटिवनेस कैसे डिफाइन करते हैं, किन पैरामीटर्स के ऊपर कॉम्पिटिटिवनेस डिपेंड करती है? इन्होंने कुछ माइक्रो इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स या फिर माइक्रो इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस पैरामीटर्स और मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स बताए। माइक्रो इकोनॉमिक मतलब आपके देश में बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है, क्या आप जल्दी से बिजनेस शुरू कर सकते हो, क्या लाइसेंसिंग है, क्या कोटा सिस्टम चलता है, किस तरह आपकी इकोनॉमिक कंपोजिशन है, यानी कि आपकी इकोनॉमी में क्या एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, क्या सर्विसेज बेस्ड इकोनॉमी है, क्या मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी है, इस तरह के पैरामीटर्स होते हैं। इसके अलावा सोफिस्टिकेशन ऑफ कंपनीज, कंपनी किस लेवल पे, आप जानते हो कि क्या एमएसएमई ज़्यादा है या फिर मीडियम कंपनी ज़्यादा है या फिर लार्ज कंपनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मल्टीनेशनल्स है। तो इस तरह की सोफिस्टिकेशन भी एक पैरामीटर होती है इन टर्म्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस पैरामीटर्स। मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स यानी कि सरकार की पॉलिसी क्या है, व्हाट आर द फिस्कल पॉलिसी, व्हाट आर द मॉनेटरी पॉलिसीज, किस तरह की पब्लिक इंस्टीट्यूशंस डेवलप किए हैं सरकार ने, क्या वो एनेबलिंग है, क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हो रही है वो लोगों में स्प्रेड हो रही है, क्या ह्यूमन एंड सोशल डेवलपमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द पैरामीटर्स। तो इन पैरामीटर्स के बेसिस पर जो हमारे लेवल के कंट्रीज थे, हमारे जो लेवल के कंट्रीज थे उसमें इंडिया स्टैंड्स हियर, चाइना इज समवेयर हियर, चाइना इज अहेड ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन इस रिपोर्ट ने एक चीज़ हाईलाइट की है, वो है अगर हम लोग इंडिया के बारे में देखें तो जिसके साथ हम लोग कंपेयर कर रहे हैं अभी इंडिया को, तो काफ़ी मिले जुले पैरामीटर्स आपको मिलेंगे, लेकिन इंडिया के साथ एक चीज़ मिलेगी कि इंडिया परफॉर्म्स सरप्राइजिंगली वेल in more sophisticated dimensions rather than the basic dimensions. Sophisticated, अब इसका उदाहरण मैं आपको दे दूंगा। सिंपल हम लोग बात कर सकते हैं अबाउट द डिजिटल इंडिया, राइट। जिस तरह से डिजिटल इंडिया बढ़ रहा है, जिस तरह से डिजिटल इंडिया प्रोग्राम चल रहा है, नंबर ऑफ मोबाइल सब्सक्राइबर्स, नंबर ऑफ इंटरनेट सब्सक्राइबर्स इन इंडिया इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। लेकिन अगर हम लोग उसी बेसिक लेवल पे चले, यानी कि डिजिटलाइजेशन बहुत स्तर पे हो रही है, बेसिक लेवल पे डिजिटल लिटरेसीज में से
डिजिटल डिवाइड आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आपको रूरल एरिया से नहीं मिलेगा, रूरल वर्सेस अर्बन आपको डिवाइड मिलेगा। यानी कि सोफिस्टिकेटेड डायमेंशंस में इंडिया अच्छा कर रहा है, लेकिन वही आप बेसिक डायमेंशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है, और बहुत जगह पे ये देखा गया है अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट। अब सवाल ये उठता है हमें करने की क्या ज़रूरत है। करने के लिए देखिए, अगर हमें डेवलप्ड नेशन बनना है, क्या करना है, अगर हमें ये जानना है, इसका मतलब पहले हमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने का सबसे बेसिक चीज़ होती है, फर्स्ट आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, देन यू विल गेट अ रेजोल्यूशन। तो प्रॉब्लम क्या है? इस रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में 3+1 प्रॉब्लम चल रही है, 3 बड़ी प्रॉब्लम्स +1 प्रॉब्लम इज गोइंग ऑन विच इज नॉट कनेक्टेड विथ इंडिया पर से, विच इज कनेक्टेड टू द वर्ल्ड। अब पहली प्रॉब्लम क्या है? शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी नहीं है हमारे देश में। यानी कि जिस लेवल की हमारी जीडीपी ग्रोथ हो रही है, स्पेशली मैं कहूँगा 1991 के बाद जब से एलपीजी रिफॉर्म्स आए हैं, एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद इंडिया का जीडीपी ग्रोथ काफ़ी हैंडसम रहा है। अभी भी आज भी अगर हम लोग बात करें सारे इकोनॉमीज़ की, तो इंडिया इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एमर्जिंग इकोनॉमी, इजंट इट? तो जीडीपी नंबर्स आर इंक्रीजिंग हाई एंड हाई। लेकिन क्या ये जीडीपी शेयर्ड चल रही है? इज इट बीइंग शेयर्ड? एक्चुअली नॉट। दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम, दैट इन इंडिया इनइक्वालिटी इज वेरी वेरी हाई। अगर आप लोवेस्ट क्विंटाइल को देखें और अपर क्विंटाइल को देखें, दोनों में अंतर बहुत ज़्यादा है। सालाना ऑक्सफैम रिपोर्ट आती है, जस्ट फॉलो दी ऑक्सफैम रिपोर्ट, यू विल अंडरस्टैंड कि इंडिया में किस स्तर पे इनइक्वालिटी है। हम लोग 10 बड़े बिजनेसमैन का नाम बता सकते हैं, उन 10 बड़े बिजनेसमैन के अगर हम लोग एसेट देखें, उनके पास कितना पैसा है देखें, वो कंपैरिजन करेंगे तो 80% लोगों का पैसा, 80% लोगों के पास जितना पैसा है उतना उनके पास होगा ही होगा, उससे ज़्यादा ही नंबर होगा। आई एम टेलिंग यू अप्रॉक्सीमेट नंबर्स। इंडिया का अगर आप इनइक्वालिटी इंडेक्स देखोगे, इट इज़ क्वाइट हाई, ग्लोबल एवरेज उससे भी कम है। अब ऐसा नहीं कि इनइक्वालिटी नहीं है पूरे विश्व में, अगर आप ऑक्सफैम रिपोर्ट देखें दूसरे देशों के लिए भी इनइक्वालिटी इज देयर। यूएस में भी इनइक्वालिटी है, सभी कंट्री में इनइक्वालिटी है, लेकिन इंडिया में दैट इनइक्वालिटी इज वेरी वेरी स्टार्क। अब अगर हम लोग दूसरे प्रॉब्लम की बात करें, दूसरे प्रॉब्लम का फोकस अगर देखें तो दैट इज द जॉब चैलेंज। अब ये तो है ही, देखिए इंडिया में हमेशा हम लोग कहते हैं 1991 से इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, जीडीपी ग्रोथ हो रही है, लेकिन इट इज़ जॉबलेस ग्रोथ। इंडिया में कितने लोग काम कर रहे हैं, अगर हम लोग उसका डेटा देखें, लेट अस टॉक अबाउट द सेकंड चैलेंज। सेकंड चैलेंज इज द एम्प्लॉय एज अ शेयर ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन। यहां पे आप देख सकते हो चाइना और इंडिया की कंपैरिजन क्यों चल रही है। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन मोर और लेस इक्वल, राइट? तो चाइना में अगर आप देखोगे उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से कितने लोग काम कर रहे हैं, आज के समय पे हम लोग अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं 80% पीपल आर वर्किंग। तो इंडिया में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इज वेरी वेरी लो, उसमें भी वुमेन पार्टिसिपेशन इज वेरी लोअर। इंडिया में जॉब का चैलेंज है, मतलब जीडीपी नंबर्स बढ़ रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़ रही है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, सर्विसेज सेक्टर में ग्रोथ हो रही है, लेकिन जॉब्स में ट्रांसलेट नहीं हो रही है। अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, दैट इज द सेकंड बिगेस्ट चैलेंज फॉर अस। आप अभी भी देख सकते हो इंडिया में द नंबर्स आर गोइंग डाउन हियर, वी आर समवेयर अराउंड 55 to 60% के बीच। यहाँ पे भी आपको डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा मिलेगा, स्पेशली इन एग्रीकल्चर। इसके अलावा एक नंबर से हम लोग गेज कर सकते हैं कि इंडिया में किस स्तर पे एम्प्लॉयमेंट चल रही है, किस स्तर पे फॉर्मलाइजेशन है। हाल ही में जुलाई 31 को आईटीआर फॉर्म बने थे, इस साल के जो आईटीआर भरे गए जुलाई 31 तक, द नंबर इज 5.83 करोड़। इमेजिन 135 करोड़ का देश है जिसमें से 5.83 करोड़ आईटीआर रिटर्न्स फाइल हुए हैं। कितना नंबर होगा अगर लेट भी फाइल हो, 6 करोड़ के आसपास, 6 करोड़ टैक्स पेयर। दिस क्लियरली शोज दैट देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ जॉब्स इन इंडिया। इसके अलावा जो तीसरी चैलेंज है, थर्ड चैलेंज इज अ चैलेंज ऑफ पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। अब ये क्या है, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन चैलेंज क्या है? देखिए इंडिया में पहले अगर हम लोग बात करें 1991 से पहले इंडिया एक क्लोज्ड इकोनॉमी था, इट वॉज क्लोज्ड इंडिया, लाइसेंस राज, कोटा राज चलता था। लेकिन 1991 के बाद हम लोगों ने एलपीजी रिफॉर्म्स लाए, और इस समय पे देखिए पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का चैलेंज इस समय पे भी था। व्हाट वाज द प्रॉब्लम? वीक स्किल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर था, गवर्नमेंट की ही वीक स्किल्स थी, गवर्नमेंट सर्विसेज की वीक स्किल्स थी, डोमेस्टिक मार्केट हेवीली रेगुलेटेड था, प्राइवेट सेक्टर डेवलप नहीं हुआ था। लेकिन जैसे जैसे प्राइवेट सेक्टर भी डेवलप हो रहा है, उसी हिसाब से गवर्नमेंट की स्किल्स या फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज और गवर्नमेंट की पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन उस लेवल पे नहीं चल रही है। ऑल्दो एलपीजी रिफॉर्म्स को अभी 20 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, राइट, ऑलमोस्ट 30 साल हो चुके हैं, अभी भी सरकार इट इज ट्राइंग टू एनहांस इट्स एफर्ट्स विद रिस्पेक्ट टू स्किल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। डोमेस्टिक मार्केट अभी भी ओपनिंग चल रही है, अभी भी आपको एफडीआई पॉलिसीज धीरे धीरे ओपन हो रही है। जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हम लोग कहते हैं, अभी भी इंडिया सुधारने की कोशिश कर रहा है। सो वी स्टिल हैव अ लॉट ऑफ पॉलिसी लेवल
challenges that are going on. मैं कहूँगा पॉलिसी बनने में प्रॉब्लम नहीं है, अब क्लासिक ये डॉक्यूमेंट ही है यार डॉक्यूमेंट तो बन गया, क्या इस डॉक्यूमेंट पे अमल किया जाएगा, क्या इस डॉक्यूमेंट को इंप्लीमेंट किया जाएगा, ये एक बहुत ज़रूरी प्रॉब्लम है राइट इंडिया में। 3 प्रॉब्लम्स। इसके अलावा एक प्रॉब्लम जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, दैट इज ऑल्सो 1 प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर 3+1 प्रॉब्लम्स। एक और प्रॉब्लम है द प्रॉब्लम ऑफ शिफ्टिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, या जहाँ पे आपको क्लाइमेट चेंज की वजह से प्रॉब्लम चल रही है, ग्लोबल लेवल डिसरप्शन से, डी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, यूएस और चाइना का ट्रेड वॉर चल रहा था पहले, इन सभी चीज़ों की वजह से इंडियन इकोनॉमी के ऊपर भी परिणाम है, बट दीज आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल, बट स्टिल फॉरेन पॉलिसी से हम लोग इसको कुछ हद तक मिटिगेट जरूर कर सकते हैं इस चीज़ के इम्पैक्ट। तो प्रॉब्लम्स है 3 फोल्ड। पहली प्रॉब्लम है इनइक्वालिटी है इंडिया में राइट, पॉवर्टी धीरे धीरे कम हो रही है लेकिन इनइक्वालिटी अभी भी है हमारे देश में। बहुत बड़ी जॉब की चैलेंज है, जॉबलेस ग्रोथ की चैलेंज है। तीसरी है पॉलिसी लेवल इंप्लीमेंटेशन की, एंड द 4th प्रॉब्लम इज दिस। सो वी हैव आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम्स को हम लोगों ने गिन लिए। अब प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। सोल्यूशन भी इस रिपोर्ट में बताए गए हैं। अगेन प्लीज नोट, अगर आप मेंस लिख रहे हैं तो इस एक्रोनिम को याद रख लीजिएगा। ये डॉक्यूमेंट आपको एक 4S प्रिंसिपल बताता है, दैट आर पॉलिसी शुड बी, आर गाइडलाइन शुड बी बेस्ड ऑन 4S। पहला S है सोशल, दूसरा है शेयर्ड, तीसरा है सस्टेनेबल, चौथा है सॉलिड। अब इसका मतलब क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड 4S स्ट्रैटेजी। देखिए, सोशल डेवलपमेंट होनी चाहिए, केवल इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर फोकस नहीं होना चाहिए, सोशल प्रोग्रेस भी होनी चाहिए। इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल प्रोग्रेस दे गो हैंड इन हैंड। क्यों? देखिए, हम हमेशा कहते हैं अगर किसी भी देश को इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है तो यू नीड टू फोकस ऑन द ह्यूमन कैपिटल इन द कंट्री। और ह्यूमन कैपिटल का मतलब है हेल्थ, एजुकेशन एंड योर एम्प्लॉयमेंट। तो इन तीनों चीज़ों के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। सो इकोनॉमिक ग्रोथ अलॉन्ग विद सोशल प्रोग्रेस इज इंपेरेटिव। इसके अलावा दूसरा एस है सस्टेनेबिलिटी। अब ये तो क्वाइट अंडरस्टैंडेबल है, सस्टेनेबिलिटी कि आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ चल रही है, डेवलपमेंट हो रही है, दैट हैज़ टू बी इन लाइन विथ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। ये तो 1992 से ही इसके ऊपर फोकस आ चुके हैं, जो यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एंड एनवायरमेंट होता तब से ये फोकस पे। इसके अलावा तीसरा पैरामीटर है सॉलिड। सॉलिड मतलब, अब दिस इज टू केटर टू द 4th प्रॉब्लम जो हम लोगों ने देखा था, एक्सटर्नल वेरिएबिलिटी, एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स हुई तो उससे हमें थोड़ा सा रेजिलिएंट बनने की ज़रूरत है, यानी कि हमारी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, हमारी इकोनॉमी को रेजिलिएंट बनाइए, ये कहते हैं। एंड द 4th पैरामीटर इज शेयर्ड। ऑफ कोर्स दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बताया जिस तरह से इनइक्वालिटी स्प्रेड हो रही है, इट इज़ अनसस्टेनेबल। तो जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है तो सभी स्तरों तक उनकी जो प्रोग्रेस है, उनकी जो डेवलपमेंट है, वो हर स्तर पे पहुंचनी चाहिए, एट ईच एंड एवरी लेवल। सो दीज आर द 4S पैरामीटर्स या फिर 4S गाइडलाइंस जो इस रिपोर्ट ने बताया। अब और क्या कर सकते हैं हम लोग, इन्होंने कुछ सजेशन दी हुई। हाउ डू वी अचीव दिस? द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इज अचीव स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। सेकेंड चीज, कन्वर्जेंस लानी है आपकी पॉलिसी में, पॉलिसी लेवल इंप्लीमेंटेशन, यानी कि आज आपके जो भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं उन्हें 25 साल का एक इंडिकेटिव प्लान बनाकर आप उसे फिर से रीओरिएंट कीजिएगा। तीसरा है रिड्यूस सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स, सिटीजन सर्विसेज आप अच्छी दीजिए, पॉलिसी लेवल इंप्लीमेंटेशन कीजिएगा और अल्टीमेटली मार्केट में कंपटीशन लाना है। ये 4 पैरामीटर्स है, इसको भी ध्यान रखिएगा। फर्स्ट थिंग, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन 2 हम लोग कैसे लाएंगे? कुछ आइडियाज दी गई है यहाँ पे। यू नीड टू फोकस ऑन सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसीज, सेक्टर स्पेसिफिक, एग्रीकल्चर सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसीज लाइए, क्लोथिंग का हो, कंस्ट्रक्शन का हो, लॉजिस्टिक्स का हो, सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसीज लानी। और यहाँ पे आपको जॉब्स क्रिएट करने, क्रिएट एंट्री एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर लो लेवल वर्कर्स, लो लेवल एंट्री, लो स्किल्ड वर्कर्स एंड वुमेन। इसके अलावा आपकी प्रोडक्टिविटी को नर्चर करने की जरूरत है, तो सेक्टर स्पेसिफिक चीजें कीजिएगा, दैट वे यू कैन ब्रिंग स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसको कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ और आइडियाज बताई गई है। देखिए, हमें क्या करने की जरूरत है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इट हैज टू गो अलॉन्ग विथ डेवलपमेंट ऑफ जॉब्स, देन ओनली वील सी सोशल डेवलपमेंट। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले आपको इंडिया का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नर्चर करना है ताकि प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट बिल्ड हो। प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट बिल्ड होना है मतलब लोगों की स्किलिंग करनी चाहिए, मार्केट में जो स्किल चाहिए उस तरह की स्किलिंग होनी चाहिए। स्किल इंडिया जो प्रोग्राम है रीओरिएंटेड फॉर 25 ईयर्स। इसके अलावा नई अपॉर्चुनिटीज बनानी चाहिए फॉर वर्कर्स एंड फॉर वुमेन। मैंने आपको बताया हमारी पार्टिसिपेशन काफ़ी कम है। अल्टीमेटली टैकल चाइल्ड पॉवर्टी, टैकल चाइल्ड पॉवर्टी टू रिमूव लॉन्ग स्टैंडिंग बर्डन, यानी कि ह्यूमन कैपिटल के ऊपर इन्वेस्ट कीजिएगा।
जो शुरुआती फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं वहाँ पे हेल्थ और एजुकेशन पे फोकस करेंगे तो अल्टीमेटली जब वो बड़े बनेंगे, बच्चे जब बड़े बनेंगे तो आगे चल के हमारी इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द प्लानिंग, सम ऑफ द आइडियाज। इस रिपोर्ट ने बताया है कि चीज़ों को आपको रीओरिएंट करना है 25 साल के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, कन्वर्जेंस लानी है आपकी पॉलिसीज में, इंप्लीमेंटेशन लेवल पे। फॉर एग्जांपल अभी फिलहाल जो नेशनल कैंपेन चल रहे हैं, लोकल एक्शन चल रहे हैं, उसको आप सेक्टर स्पेसिफिक और ग्रोथ स्पेसिफिक, लोकेशन स्पेसिफिक, ग्रोथ स्पेसिफिक बनाइएगा। फॉर एग्जांपल अभी देखिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के ऊपर फोकस है, तो यहाँ पे आपको एक सेक्टर एक एरिया में, एक सेक्टर एक डिस्ट्रिक्ट में, या फिर एक सेक्टर एक रीजन में ला सकते हैं। यहाँ पे इस रिपोर्ट में एक एग्जाम्पल दिया गया ऑफ पेरू, राइट। पेरू इज अ वेरी क्लासिक एग्जाम्पल। यहाँ पे बताते हैं पेरू में एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट जो की, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में उन्होंने एस्परागस बेस्ड डेवलपमेंट की। और कहीं ना कहीं अगर आपको डेवलप्ड होना है तो सेक्टर स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स लाने की जरूरत है, राइट। प्रोबेबली वी नीड टू थिंक अबाउट मोर एंड मोर एक्सपोर्ट्स कि इस सेक्टर में, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर की अगर हम लोग बात करें, पंजाब और हरियाणा में हम लोग क्या उगा सकते हैं, वेस्ट बंगाल से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, सदर्न इंडिया से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया से हम लोग क्या कर सकते हैं। तो रीजन स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक ग्रोथ इनिशिएटिव्स डेवलप कीजिएगा। इसके अलावा एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस आपको लानी है इन टर्म्स ऑफ योर पॉलिसीज। पॉलिसी लेवल इंप्लीमेंटेशन करनी है कि सोशल ट्रांसफर आपको होने हैं, एनेबलिंग सोशल पॉलिसीज हैव टू बी ब्रॉट। कंपटीशन आपको स्ट्रेंथन करना है, जहां पे आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और भी बढ़ानी है। बिजनेस करने का कॉस्ट कम लाएंगे तभी प्रॉफिट बढ़ेगा, तभी इंडिया में इन्वेस्टमेंट आएगा। तो कॉम्पिटिटिव मार्केट कीजिएगा। साथ ही साथ डेवलप कॉम्पिटिटिव फर्म्स, जो आज आपकी प्रोग्राम है, जैसे कि एफडीआई की प्रोग्राम है, स्टार्टअप इंडिया की प्रोग्राम है, ऑल दी अदर प्रोग्राम्स, रीओरिएंट देम फॉर 25 ईयर्स, ताकि 25 साल बाद कॉम्पिटिटिव फर्म्स इवॉल्व हो। इससे हम लोग अचीव कर सकते हैं दी डेवलप्ड नेशन टैग। सो वी नीड इंडस्ट्रियल एंड रीजन स्पेसिफिक पॉलिसीज, वी नीड सोशल पॉलिसीज, we need business environment policies and ultimately we need enterprise policy। ये तो पॉलिसी लेवल की बात हुई। इस रिपोर्ट में एक और चीज़ भी बताइए एट द एंड कि सरकार को भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, यानी कि सरकार को खुद में बदलाव लाने की भी ज़रूरत है। क्या बदलाव लाना है? आपको फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन करना है। अभी फिलहाल सेंटर और स्टेट के बीच कंटिन्यूस कंपटीशन चलता है, जिसकी वजह से डेवलपमेंट इज हिंडरिंग। सो स्ट्रेंथन योर फेडरलिज्म, ताकि आप अपने इंस्टीट्यूशंस स्ट्रॉन्ग करें। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को डेवलप करें। गवर्नमेंट की पॉलिसीज और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन अच्छे से होनी चाहिए, गुड मॉनिटरिंग, गुड इंप्लीमेंटेशन। एंड फाइनली पब्लिक प्राइवेट डायलॉग हैज टू हैपन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंटर बताया कि पीपीपी जो हम लोग कहते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट डायलॉग हैज टू गो। और जो हम लोग हमेशा बात करते हैं क्रोनिज्म की, क्रोनिक कैपिटलिज्म की, ये स्टॉप होने की जरूरत है। क्रोनिक कैपिटलिज्म इट एक्चुअली हिंडर्स कंपटीशन, और हम लोग यहाँ पे कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो सरकार की तरफ से भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस बताई गई इन दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट। काफ़ी अच्छी रिपोर्ट है। जैसे कि मैंने बताया, द आयरनी इन आवर कंट्री इज दिस इटसेल्फ। ये रिपोर्ट हाईलाइट करती है पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन की। अब ये जो डॉक्यूमेंट है, आई कैन कंसिडर दिस इटसेल्फ एज अ पॉलिसी डॉक्यूमेंट, राइट। लेकिन अभी आप देखोगे कि अगर ये भी इंप्लीमेंट हुआ कि नहीं, दैट इज ऑल्सो मैटर ऑफ डिबेट। तो लेट अस होप कि ये जो आइडियाज आई हैं ये इंप्लीमेंट हो और हम अल्टीमेटली डेवलप्ड नेशन बने 100 साल बाद। लेट्स वेट एंड वॉच फॉर दिस। अगर इसके ऊपर कुछ अमल होगा, अगर कुछ डेवलपमेंट होगी, अगर कुछ अपडेट आएगी, तो हम लोग जल्द से जल्द डिस्कस करेंगे ऑन स्टडी IQ फॉर श्योर। दैट इज इट राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। आई होप जिस सवाल के साथ हम लोगों ने शुरुआत की थी, उस सवाल का जवाब देने के लिए आपके पास काफ़ी अच्छा फॉर्डर मिल चुका है। स्पेशली जो मेंस लिख रहे हैं, इस रिपोर्ट को थोड़ा सा देखिए, इस रिपोर्ट की इनपुट्स को इस्तेमाल कीजिएगा इन योर आंसर राइटिंग इन GS पेपर 3। विद दैट नोट लेट मी एंड माय डिस्कशन एंड यू डू नो दैट अगर आपको डिस्कशन पसंद आए, यू कैन ऑलवेज फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडिया हैंडल @RahulSai222। अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन Instagram। आई डू रिस्पॉन्ड ऑन Saturdays and Sundays। That's it from my side. Thank you for watching this. Jai Hind। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।